नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट पेडागोजी सीरीज की यह प्रमुख 11वीं वीडियो है। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। संकल्पनात्मक चित्रण यानी कि जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास पहले से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग मैपिंग कर सकते हैं नए संप्रत्ययों को समझने के लिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रत्यय स्मरण पर अति बल देकर के, देखिए किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो हमेशा निगेटिव माना जाता है, और यहाँ पर प्रत्यय स्मरण की बात की गई है, केवल रिकॉल करने की बात की जा रही है, यानी चीज़ों को केवल सचेतन मन में लाने की बात की जा रही है, रिकॉल करने की बात केवल की जा रही है, तो ये हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है वो भी निगेटिव माना जाता है, तो ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही बच्चे सीखते हैं, और ये उससे अलग करने की बात कर रहा था, तो ये संरचनावाद का विरोध है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ 2005 संरचनावाद पर ही जोड़ देता है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, उप संप्रत्ययों को हटा करके। उप संप्रत्यय क्या होते हैं? मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एज ए टीचर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बच्चों को बांट करके तब बता रहे होते हैं, और जब पूरा अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा लेते हैं तब पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ बता रहे होते हैं। तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बांटा गया है उसको बोला जा रहा है कि अलग हटा करके, वही तो मेन बेस प्रोवाइड कर रहा है बच्चे को बड़े कॉन्सेप्ट को सीखने के संदर्भ में। जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न बोला गया बच्चे को कि ये एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और इसके बाद से ये कोण 30 अंश का है, तो ये दोनों कोण कितने अंश का होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये उप संप्रत्यय बोला जाएगा। और उसके बाद से आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जब आप समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कोण और ये कोण बिल्कुल इक्वल होगा, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश, यानी कि दो उप कॉन्सेप्ट, दो उप संप्रत्यय लगा करके आप इस कोण को निकाल सकते हैं। यानी कि जितने भी छोटे छोटे सब कॉन्सेप्ट हैं उसको आप अलग नहीं कर सकते, तभी तो आप उत्तर तक पहुंचेंगे। और ये विकल्प कह रहा है कि उसको अलग करने की, हटाने की बात कर रहा था, इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। संश्लेषित मतलब होता है इकट्ठा करना, जानकारी को एकत्र करना। अब मान लीजिए कि इसी प्रश्न की मैं उदाहरण ले रहा हूं कि इस यहां पर देखिए दो भुजा बराबर थी और ये 30 अंश का है, तो ये दोनों कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को एकत्रित कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने की कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। ये हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, संश्लेषित किया। इसके बाद हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो दो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया और उसके बाद से उसको सुव्यवस्थित करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको इस प्रश्न पर अप्लाई करके इस दिए गए कोण का मान निकाल सकते हैं। इसी के बारे में ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है। यह बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। ध्यान से समझिएगा, त्रुटियों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या इंडिकेट करती हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता। वेधन और अभ्यास यानी ड्रिलिंग की बात की जा रही है। ड्रिलिंग यानी कि मशीन की तरह एक ही चीज को बार बार करने की बात करता है, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, इस वजह से हो सकता है कि बच्चे गलती कर रहे होंगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट को फिर से एज ए टीचर आपको बताने की आवश्यकता थी, और आप बार बार उसी चीज का अभ्यास करा रहे हैं। तो जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझा नहीं है उस पर आधारित अगर प्रश्न आप उसको करने के लिए देंगे तो जाहिर सी बात है जो मिसकॉन्सेप्शन उसके मन में है उसी का प्रयोग करके वो बार बार करेगा प्रश्न को सॉल्व, यानी बार बार वो गलती दोहराएगा। तो इससे बेहतर यह है कि पहले कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ाया जाए, तब उसको अभ्यास कराने का मौका दिया जाए। तो बिना कॉन्सेप्ट को पढ़ाए अगर बार बार अभ्यास कराया जाएगा तो वो बार बार त्रुटियां करेगा, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता। अयोग्यता की बात की जा रही है। देखिए, बच्चे जो त्रुटि करते हैं ये भी एक अधिगम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि त्रुटि कब होगा? जब बच्चे प्रयास करेंगे, और प्रयास के माध्यम से अगर बच्चे ने कुछ त्रुटि कर दी तो उसके व्यवहार में जरूर परिवर्तन हुआ कि अगली बार जब वो उस प्रश्न को सॉल्व कर रहा होगा तो उसे पता है कि इस विधि से उत्तर नहीं निकलता है, वो इस विधि का प्रयोग नहीं करेगा। यानी कि अधिगम क्या होता है?
आपके प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग अधिगम कहते हैं। तो कम से कम उसे इतना तो पता चला गलती करने के बाद कि अगली बार इस प्रकार के प्रश्न में वो ये गलती नहीं दोहराएगा, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यानी इसे अधिगम ही तो बोलेंगे। यानी कि ये अयोग्यता नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर बच्चे गलती करेंगे, मतलब प्रयास करेंगे तो गलती होगी ही होगी। तो अगर आप बच्चों को त्रुटि के लिए रोकेंगे तो बच्चे प्रयास भी नहीं करेंगे और बिना प्रयास के अधिगम होगा नहीं। इस वजह से ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी विकल्प जो कि बच्चों को कमजोर बताता हो, अयोग्य बताता हो, बेवकूफ बताता हो, वो कभी भी आपका सीटेट की परीक्षा में उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जिसमें बालक सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करता है। और जीन पियाजे ये मानते थे कि बालक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उनमें योग्यता पूरी है। एज ए टीचर आपकी कमी है कि आप बच्चे को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो सब कुछ जानने के लिए उत्सुक है, जागरूक है, लेकिन एज ए टीचर आप नहीं बता पा रहे हैं। तो ये आपकी अयोग्यता है, ना कि बच्चे की। बच्चे की कभी भी गलती मत मानिएगा सीटेट की परीक्षा में, नहीं तो वो विकल्प आप हमेशा गलत करके आएंगे। ठीक है, बच्चे की कभी भी गलती नहीं होगी, ये ध्यान में बैठा लीजिए। चौथा विकल्प दिया गया है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव। देखिए, आनुवांशिकता के प्रभाव के माध्यम से बच्चे त्रुटि कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये थोड़ी पॉसिबल है। कई परिवार के माता पिता ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, और कई लोगों के माता पिता जो होते हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आनुवांशिकता का प्रभाव अगर रहता तो बच्चे जो माता पिता जो अनपढ़ है उनके भी बच्चे अनपढ़ होने चाहिए, और जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है उनके भी बच्चे हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी आनुवांशिकता का त्रुटियों पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि केवल आनुवांशिकता की बात कर रहा था। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता। यह बात बिल्कुल सही है। बच्चों के द्वारा जो त्रुटियां की जाती है वो वयस्कों के सोचने के अलग तरीके से सोचते हैं, बड़ों से, वयस्कों से। इसी वजह से उनमें गुणात्मक भिन्नता की वजह से ये त्रुटियां इसकी तरफ इशारा करती हैं। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा। एज ए टीचर आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उसके स्थान पर खुद अपने आप को रख करके आप महसूस कर सके कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है। तो ये योग्यता क्या कही जाएगी? इसे हम लोग तदानुभूति कहते हैं। देखिए, अनुभूति मतलब कि महसूस करना, और तदा मतलब कि उनके स्थान पर अपने आप को रख करके। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ऐसी स्थिति जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को किस प्रकार का भाव महसूस होगा? ध्यान से समझिएगा, आज के दैनिक जीवन में यही चीजें चल रही हैं। देखिए, हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ये कंफर्म नहीं है कि हम फेल ही हो जाएंगे, लेकिन हम अपना पूरा ध्यान असफलता पर रखते हैं कि नहीं, मैं फेल ही हो जाऊंगा, मैं कैसे पास हो पाऊंगा, जबकि परिणाम अनिश्चित है, क्योंकि हम पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। तो जब हम पहले से ये सोच लेते हैं कि हम असफल होंगे, तो हमारे अंदर किस प्रकार की भावना आती है? दुश्चिंता की भावना आती है, एंग्जाइटी की भावना आती है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? ध्यान से समझिएगा, निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपना करके। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें ऐसे बालक भी हैं जो सुन नहीं सकते, ऐसे बालक भी हैं जो देख नहीं सकते, ऐसे बालक भी हैं जो बोल नहीं सकते। अब मान लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट अगर बोल करके पढ़ा रहे हैं तो जो नहीं सुन सकता वो आपके इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए अगर आप कुछ विजुअल क्लिप्स दिखा रहे हैं, तो ऐसा अभ्यर्थी जो देख नहीं सकता वो इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा। यानी कि आज समावेशी कक्षा की आवश्यकता यह है कि एक इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो कि उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने में सक्षम नहीं है, वो दूसरे तरीके से रिसीव कर पाए। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं, जो नहीं सुन सकता, तो उसके लिए मैं विजुअल क्लिप्स दिखाऊंगा, और जो एक तरीके से देख नहीं सकता, उसके लिए मैं बोल करके उसको सुनने में मदद करूंगा। यानी कि अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। यह बात बिल्कुल पॉजिटिव है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, मतों को अभिव्यक्त करने की विविध विकल्प देकर के। अब आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक का अनुभव जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो मत है, बालक का जो अपना विचार है, उसको अभिव्यक्त करने के अलग अलग तरीके विकल्प देना चाहिए। कैसे? देखिए, जो बच्चा बोल नहीं सकता, उसके लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, कि वो अपने आप को एक तरीके से साइन लैंग्वेज, संकेत भाषा के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है? और जो
बच्चा एक तरीके से देख नहीं सकता, वो पेपर पेंसिल पर परीक्षा ना करा करके उसकी मौखिक परीक्षा कराया जाए। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको मौखिक परीक्षा के बजाय उसका एक तरीके से लिखित परीक्षा आयोजन किया जाए। तो ये क्या है, अपने मत को अभिव्यक्त करने का अलग अलग विकल्प दिया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपना करके, बिल्कुल सही बात है। अब जो बच्चा सुन नहीं सकता वो मौखिक तरीके से परीक्षा कैसे देगा, क्योंकि आपके प्रश्न को वो सुन ही नहीं रहा है तो जवाब कैसे देगा। तो उसके लिए जरूरी है कि पेपर पेंसिल पर परीक्षा कराई जाए। और एक बच्चा जो देख नहीं सकता वो पेपर पेंसिल पर परीक्षा कैसे दे सकता है, तो उसके लिए आवश्यकता यह है कि मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जाए। वहीं बोला जा रहा है कि अधिगम के आकलन के लिए, यानी जो बच्चे ने सीख लिया है उसके आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए अलग अलग तरीके लगा करके। तो यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, नामीकरण यानी कि नॉमिनेट करने की बात की जा रही है कि तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुम ए ग्रेड के बालक हो, तुम बी ग्रेड के बालक हो, इस प्रकार से सबको नॉमिनेट, नामीकरण करने की बात की जा रही है। तो यह विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है। उसी कक्षा में बहुत प्रतिभाशाली बालक भी पढ़ेगा, उसी कक्षा में बहुत कमजोर बालक भी पढ़ेगा, उसी कक्षा में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया से जूझ रहा बालक भी पढ़ेगा, उसी कक्षा में जो देख नहीं सकता वो भी पढ़ेगा, यानी बिना किसी नामीकरण के। क्योंकि अगर आप बच्चे को नामीकरण दे देंगे कि तुम बहुत तेज हो और दूसरा बच्चा बहुत कमजोर है, तो उससे बच्चे में हीन भावना का शिकार हो जाएगा बच्चा, क्योंकि आप ग्रुप में बांट रहे हैं बच्चे की योग्यता के आधार पर। तो योग्यता के आधार पर जब भी बांटा जाता है तो वो हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। चूंकि ये हमसे प्रश्न निगेटिव ही पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया का व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया इस संदर्भ में यह तकनीक क्या है? ध्यान से समझिएगा, गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो प्रोसेस था उसको एक्सप्लेन करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो ये क्या कहा जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, बच्चे अगर जो स्टेप्स फॉलो किए हैं अगर उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हो पा रहा है उस प्रश्न को लेकर के। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला बोला जा रहा है अर्थहीन है, जो कि निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उनको पता चल पाता है कि हाँ, एज ए टीचर हमको पता चल पाता है कि हाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हो रहा है या नहीं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर के, या फिर इस कॉन्सेप्ट को बच्चा समझ पाया है नहीं, यानी बच्चे के संज्ञान में ये कॉन्सेप्ट आ पाया है नहीं, इसके बारे में पता चल पाता है। और ये कह रहा है अर्थहीन है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कभी कभार इस्तेमाल की जानी चाहिए, तो ये भी निगेटिव है। तीसरा देखिए, अधिगम की गति को बाधित करती है, तो यह भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। गति को बाधित नहीं करती है। गति को बाधित करने का मतलब यह बोला जा रहा है कि ये बच्चे के अधिगम को रोक देती है, तो ये निगेटिव है। क्योंकि जब बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है तो एक तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सक्रिय बन रहा है, और साथ ही साथ एक तरीके से वो प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस करने लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का अब पूरा ध्यान उस प्रोसेस पर होगा, क्योंकि उसे ये भी पता होगा कि मुझे कक्षा में एक्सप्लेन भी करना है। तो जब बच्चे के मन में ये बैठेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना है, तो वो प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ करके करेगा। अन्यथा कंडीशन में वो केवल रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाएगा, केवल आउटपुट निकालने के संदर्भ में रहेगा कि हाँ इतना रिजल्ट आया, मैं भी कॉपी करके लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो संज्ञानात्मक समझ है वो और विकसित होगी। और ये विकल्प कह रहा था कि ये अधिगम की गति में बाधा उत्पन्न करेगा, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मदद करेगा। अधिसंज्ञान यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करेगा, तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? तो समावेशी कक्षा किन के लिए हेल्पफुल है, ये मोटा मोटी सेंस हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है सृजनात्मक बच्चों के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। स्वलीन बालक के लिए, यानी जो अपने में ही लीन है। अधिगम विकार के लिए, यानी डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, यानी कि जो एक तरीके से मानसिक रूप से अक्षम है, उनके बात की जा रही है। तो समावेशी कक्षा का मेन जो थीम है वो यही कहता है कि बच्चे में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो, बच्चा कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, बच्चा कितना कमजोर क्यों ना हो, बच्चे में किसी भी प्रकार की मानसिक या फिर शारीरिक अक्षमता क्यों ना हो, सबको एक साथ एक कक्षा में पढ़ाए जाने की बात करता है, यानी सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। तो ये किसके लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? तो ये चारों इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों या शब्दों को हटा देता है या
प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, ये क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा। हमसे ये बोला जा रहा है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ते समय कुछ शब्दों को हटा देता है या फिर उसके जगह पर रिप्लेस कर देता है किसी दूसरे शब्द से या फिर उल्टा कर देता है। जैसे कि मान लीजिए ये बी था तो बच्चा इसको उल्टा करके डी समझ रहा था, तो ये क्या है? पढ़ते समय ये सभी समस्या आ रही है बच्चे के साथ, तो ये पढ़ने में अक्षमता है, और पढ़ने में अक्षमता को हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसे वाचन वैफल्य के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 डिसलेक्सिया, विकल्प नंबर 1 डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? तो देखिए, मौलिक विचार वो खोज करके ला रही है और खुद से इंटरनली मोटिवेटेड है, तो ये किसके लक्षण है? मौलिक विचार किसका लक्षण है? सृजनात्मकता का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी? आंशिक दृष्टि यानी जिनकी नज़र कमजोर है, यानी जो थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, यानी आंशिक बोला जा रहा है यानी बहुत कम देख पा रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, बच्चा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, यानी थोड़ा थोड़ा देख सकता है, तो जब उसको बड़ी चीज़ें दिखाई जाएंगी, बड़े अक्षर में प्रिंट अगर पाठ्य पुस्तक दी जाएगी तो उसको वो देख करके समझ पाएगा, यानी ये उसको हेल्पफुल होगा। दूसरा देखिए, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट। त्रिआयामी यानी 3D, एक तरीके से मैप और चार्ट की बात की जाए तो बच्चा उसको छू करके महसूस कर सकता है, तो ये भी उसको हेल्पफुल रहेगा उसके लिए, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक। छोटे प्रिंट यानी कि जो उसका एक तरीके से प्रिंटिंग है वो बहुत छोटे छोटे अक्षर किए गए, तो ये बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि बच्चा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए बड़ी चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि बच्चा कम से कम देख पाए। छोटी चीज़ों को तो देखने में उसको समस्या आएगी, इस वजह से ये हेल्पफुल नहीं होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित कर दे। वाक यानी कि मूल पाठ क्या है? जैसे कि देखना, जैसे कि बच्चे के लिए कोई एक पाठ है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि उस पाठ को बोलने में कन्वर्ट कर दे रहा है, वाक में, यानी कि श्रवण सामग्री में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बच्चा दृष्टिबाधित है, वो देख भले नहीं सकता था लेकिन सुन सकता है, यानी ये भी बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा, तो ये भी हमारा जवाब होगा। यानी 1, 2 और 4 वाला विकल्प ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों, सीडीपी पेडागोजी की ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।